अब ये कहा जा रहा है जी गद्दारी के मुकदमे बनेंगे, आपको क्या लगता है कितना खतरनाक हो सकता है? आर्टिकल 6 को वो अपनी कार्रवाई करे, तो उन्होंने ये कार्रवाई की, मान लिया डिप्टी स्पीकर ने कि जो कहा जा रहा है ये ठीक है, लिहाजा आप सजा सुनाई। सजा ये है कि जनाब तारीख अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई। तो साइफर देखे बगैर क्या आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी कोई साजिश वगैरह का आंसर इसमें नजर नहीं आता? कोई मुदाखलत नहीं है। इमरान खान इतने बड़े फन्ने खां टार्जन नहीं थे कि उसको गिराने के लिए जो बाइडेन को यहाँ अमरीकी अफवाज उतारनी पड़े। इमरान खान उसामा बिन लादेन नहीं थे। अमेरिका के मौजूदा सर जो बाइडेन जब सदारती उम्मीदवार थे, कैंपेन चला रहे थे, तो इंसानी हुकूक की बहुत ज्यादा बात करते थे। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा का ये कहना सामने आया है कि इस बात पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि शीरियों को जानबूझकर कत्ल किया गया। बड़ी एंट्री होती है और उसके बाद एग्जिट भी हो जाता है और सब कुछ अचानक और कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। ये वही पुलिस है जिसका हराम खाए बगैर गुजारा नहीं होता। अदालत ने भी आओ देखा न ताओ। बाबर गौरी रिहाई मिलते ही दुबई रवाना हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी बड़ी अदालत के बड़े फैसले, सियासत में उठते हुए खतरनाक तूफान की, ज़िमनी इंतखाबात के नाम पर लगने वाले मैदान की। मुल्क भर में तूफानी बारिशें तबाही मचा रही हैं, नदी नाले बिफर गए हैं, छोटे कस्बे गाँव तो रहे एक तरफ, बड़े बड़े शहर भी डूब गए। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हुए, कराची पानी पानी हुआ तो रावलपिंडी इस्लामाबाद लाहौर भी नहीं बचे। सियासत की बात करें तो वहां भी खतरनाक तूफान उठता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला आ गया है। फैसले में लिखा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के घर पर होने वाले इजलास में 12 जजेस ने अज खुद नोटिस की सिफारिश की और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आइन को मुकद्दम रखने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर अज खुद नोटिस लिया। फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के गैर आईनी इक़दाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक हुई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की वजह से वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने असम्बली तोड़ी, जिस पर अपोजिशन और अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक मुतासिर हुए। तहरीर फैसले में जस्टिस उमर बंदयाल ने लिखा कि अज खुद नोटिस की कार्रवाई के दौरान बैरूनी धमकी आमेज मुरासला यानी साइफर अदालत को नहीं दिखाया गया। इस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिया में भी बैरूनी मुदाखलत जांचने के लिए साइफर पर तहकीकात का नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि अदम शवाहिद की बुनियाद पर पीटीआई हुकूमत के साइफर के नेशनल सिक्योरिटी से मुंसलिक होने के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जा सकता। जबकि जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर ने 3 अप्रैल को आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की थी। आर्टिकल 5 के तहत इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। इस फैसले के बाद आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अदालती फैसले को सराहा। वहीं इजाफी नोट को बुनियाद बनाकर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे का इंदिया दे दिया, यानी ये बगावत का मुकदमा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस हवाले से काम शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर वज़ीर दाखिला ने सदर मुमलिकत के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया है। आर्टिकल 6 की धमकियों पर पीटीआई की तरफ से भी करारा जवाब आया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि बंद कमरों के फैसले कौम कबूल नहीं करेगी। अगर आर्टिकल 6 लगना शुरू हुआ तो फिर रस्से कम पड़ जाएंगे, गले नहीं। हुकूमत और पीटीआई की तरफ से बयान खतरनाक तूफान का पता दे रहे हैं। पहले ही ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सियासी पारा बहुत हाई है। ऐसे में गद्दारी के मुकदमों का राग अगर हुकूमत ने छेड़ा तो ये मुल्क के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसी पर बात करेंगे नज़ीर लगारी साहब और नूर आरिफीन से। लगारी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब हम देख रहे हैं कि उसमें जो इजाफी नोट है उसको बुनियाद बनाकर अब ये कहा जा रहा है जी गद्दारी के मुकदमे बनेंगे। आपको क्या लगता है कितना खतरनाक हो सकता है? उसामा, मेरे ख्याल में आप शायद इस बात के गवाह होंगे कि जिस वक्त 3 अप्रैल को ये कार्रवाई हो रही थी और हम लाइव थे, हमारी लाइव नशरियात थी, ट्रांसमिशन में थे, जब ये वाक़या हुआ, जब ये आइन का आर्टिकल 5 पढ़कर फवाद चौधरी साहब, दिस फवाद चौधरी, ये फवाद चौधरी जो अभी जिनकी हमने आवाज़ सुनी है, जब इन्होंने आर्टिकल 5 को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि ये जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इसकी खिलाफ वर्जी इवोक करती है आर्टिकल 6 को वो अपनी कार्रवाई करे, तो उन्होंने ये कार्रवाई की, मान लिया डिप्टी स्पीकर ने कि जो कहा जा रहा है ये ठीक है, लिहाजा आप सजा सुनाई। सजा ये है कि जनाब तारीख अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई, लिहाजा असम्बली का इजलास एडजन। यहाँ से जब फवाद चौधरी ने पढ़ा, यहाँ से आर्टिकल आइन को
जो है एब्रोगेट करने का अमल किया गया, यहाँ आइन को सस्पेंड कर दिया गया, यहाँ आइन को रोक दिया गया, यहाँ आइन को मारद इल्तवा में डाल दिया गया, यहाँ आइन को जो अबैंस में डाल दिया गया और आइन को तोड़ दिया गया। इस वक्त फवाद चौधरी के बाद जो दूसरा अमल था डिप्टी स्पीकर का, उनने आइन को तोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब एक रिकॉर्ड की हुई तकरीर सुनाई गई तो आर्टिकल 6 जो है वो एक्टिव हो गया। जब सदर मुमलिकत ने जो कार्रवाई की, मैंने उसी दिन, उसी वक्त, उसी लम्हे ये कहा था कि आर्टिकल 6 जो है वो फरियाद कर रहा है कि उसको काम करने का मौका दिया जाए। खास तौर पर इन 4 शख्सियात के खिलाफ इन्होंने आइन को एब्रोगेट किया, आइन को सबवर्ट किया, आइन को एबैट्स में डाला, आइन को सस्पेंड किया और उसी लम्हे बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है और मैं इस बात से खौफजदा भी हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसका जिक्र नहीं है। लगारी साहब, फैसला ये नहीं है, ये तो अब इजाफी नोट है। इजाफी नोट और फैसले में तो फर्क है और उस पर हुकूमत जो है वो उसको बुनियाद बनाकर इस तरफ जाना चाह रही है। ये तो बड़ा खतरनाक होगा जो इस वक्त मुल्क में सियासी हालात है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर फवाद चौधरी को तनकीद करने और कोर्ट को धमकियां देने का हक है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुझे महज एक जुमला ये कहने का हक है कि यह सफिशिएंट फैसला नहीं है। अक्सरती फैसला जो है वो होना चाहिए जो जस्टिस मियां खेल ने दिया है और जस्टिस मियां खेल का फैसला मैं ये समझता हूँ कि ये अपहोल्ड करता है। और आइन जब एब्रोगेट हुआ है तो आइन की इज्जत हुर्मत को जो है पामाली से बचाने के लिए, उसकी इज्जत बहाल करने के लिए लाजमी है कि आर्टिकल 6 को मैदान में लाया जाए। अच्छा, ये क्या बात हुई कि आप इलेक्शन कमीशन को जो है इन्होंने दीवार से लगाना शुरू कर दिया है, इन्होंने फौज को दीवार से लगाना शुरू कर दिया है, इन्होंने तमाम इदारों को दीवार से लगाना शुरू कर दिया है, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। ये तरीकाकार नहीं चलेगा, ये मुल्क है। फवाद चौधरी पहला शगुफा है एस्टेब्लिशमेंट का जो इस तरह से बोल रहा है। कौन ये, कहां से आए हैं, किस जगह से आए हैं, किस गमले में हुए हैं? ये जिन गमलों से उठकर ये आए हैं, जिन गमलों से इमरान खान आए हैं, जिन गमलों से उनकी सारी मखलूक खुदा जो आई हुई है, ये हमें मालूम है कि कहां से आए हैं ये लोग। अच्छा, और कहां इनके हामी आए हैं, किस जगह से वो बैठकर बात कर रहे हैं। एक और सर नुक्ता है, नूरुल आरफीन के साइफर की बात हुई है। अब उस वक्त बात हुई थी कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेंगे सीक्रेट एक्ट की कि अगर ये साइफर जो है वो इसको कोई पब्लिक करते हैं, सामने लाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भेजा भी गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है जी इस पर तहकीकात नहीं हुई। तहकीकात की हुकूमत ने कोशिश की, वो फिर दबाव आया, कोई कमीशन बन ही नहीं सका। तो साइफर देखे बगैर क्या आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी कोई हमें कोई साजिश वगैरह का आंसर इसमें नज़र नहीं आता, कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, चाहे जो मुलाकातें होती रहीं जा जाकर हमने देखा सफारत खानों में, वो अलग बात, लेकिन उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन आपको किसके लिए चाहिए? कि क्या कोई बैरूनी साजिश थी या नहीं थी? जो साइफर था उसको तो सबने माना कि जनाब अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने, यानी कि अफवाज पाकिस्तान ने बाकायदा एक तरदीदी बयान जारी कर दिया। इस बात को भी अब काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको अब तक याद ज़रूर होगा। दूसरा अहम तरीन इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रूह से भी ये बात साबित हो गई कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। किस चीज़ की आपको तहकीकात चाहिए? मुदाखलत, कितना फालतू वक्त या पैसा आपके पास मौजूद है? जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफ़ा जिसका जिक्र आया। यार मतलब उसामा बहुत हो गया, मतलब थोड़ा सा आगे चलने दें यार। कोई मुदाखलत वगैरह नहीं है भाई, कोई मुदाखलत नहीं है। इमरान खान इतने बड़े फन्ने खान टार्जन नहीं थे कि उसको गिराने के लिए जो बाइडेन को यहाँ अमरीकी अफवाज उतारनी पड़े। इमरान खान उसामा बिन लादेन नहीं थे। इमरान खान के कहने पे मतलब इस मुल्क में उस वक्त भी कुछ नहीं हो रहा था। रजा बाकर IMF से ही लेकर के आए गए थे। IMF का ही एजेंडा इस मुल्क पर नाफिज था जिस तरह आज नाफिज है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिसके लिए अमेरिका को, इमरान खान को हटाना पड़ता। अमरीकी मोहरों की अगर हम बात करें तो वो इमरान खान से ऊपर भी और नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी बहुत थे, बहुत हैं और आगे भी रहेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सब बात खत्म करो यार, आगे बढ़ो। तफ्तीश, तहकीक, फलाना, बहुत टाइम है क्या हमारे पास? चले इस मुल्क में करने के लिए और कोई काम नहीं रह गए। अच्छा, इस मुल्क में हम कभी बारिश आती है तो पानी लेकर के चले जाता है, हम उसकी तहकीकात नहीं करते कि किन लोगों की वजह से हमारी गाड़ियां डूब जाती हैं, हमारे बच्चे डूब जाते हैं, हमारी अमलाक बर्बाद हो जाती हैं। हम इमरान खान के पीछे पड़े रहे कि जी इमरान खान की विकेट किसने ली। यार कोई खुदा का खौफ करो यार। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह करे कि हमारे राहबर भी आगे बढ़ें और इन चीज़ों को देखें जिस तरफ आप कह रहे हैं। लेकिन अभी तो आगे आ रहे हैं बाई इलेक्शन, और ये बिल्कुल मिनी जनरल इलेक्शन बन चुके हैं और इतना जोर लगाया जा रहा है, इतने जज्बात हैं कि जज्बात में बहुत कुछ कहा जा रहा है।
तो मैं भी जलसे किए हैं, कर रही हैं, वहाँ पर बहुत सी बातें उन्होंने की और एक तो बात कमाल ही उन्होंने कर दी। अब आरफीन ये लिखकर सारा कुछ उनको बताया गया था, पीछे से वो लाला जी गालिबन बता भी रहे थे कि जी वो पहले ही ज़िला है लैया, उसको पीछे ना लेके जाएं। ये क्या जज्बात में हो जाता है, तैयारी नहीं होती, या पता नहीं हमारे रहनुमाओं को ग्राउंड रियलिटीज़ का, चीज़ों का नहीं पता, इलाकों का नहीं पता? अच्छा, कल आपने ये बात की थी कि जी वज़रा इस्तीफ़ा दे करके क्यों जा रहे हैं, मरीम नवाज़ की सलाहियतों पर कोई शक है वो। अव्वल तो मैंने कल भी यही कहा था, ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा था, आज खुले अल्फाज में कहता हूँ कि मरीम नवाज़ की सलाहियतें हैं कहाँ। मरीम नवाज़ की यही सलाहियतें जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मैंने कल एक और क्लिप देखा, मैं उसका तस्करा नहीं कर सकता, उसमें उन्होंने अपने वालिद साहब का नाम लेकर के और जो बातें की हैं, मैं हैरान हो गया। उनको मेरा ख्याल है कान में भी किसी ने नहीं बताया था कि आप अपने अब्बू जी के बारे में ही जो है मुतालबात फरमा रही हैं। मरीम नवाज़, ईमानदारी की बात है, कौन सी इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, कहाँ से कितनी बड़ी दर्जगाह से फारिग तहसील हैं, कौन सी ऐसी डिग्री उनके पास है, कौन सा ऐसा उनके पास मामलात है कि जिसकी वजह से इनकी शगुफ़ेबाजी पर हम तबर्रा करें। हालांकि करना तो बनता है। एक डिस्ट्रिक्ट और तहसील का फ़र्क उनको नहीं मालूम, उनको नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट की उर्दू तहसील ही होती है। अब वो ज़िला और उसमें पढ़ करके और वो शगुफ़ेबाजी का मौका अगर फ़राहम कर रही हैं और उसामा अगर इसको फुल टॉस के तौर पर ले लें तो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती है। मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ से इज़हार यकजहती करते हुए इस फुल टॉस को हमें अवॉइड करना चाहिए या डक कर देना चाहिए। लेकिन उन नस्ल दर नस्ल वो कह रहे हैं जी हम तैयार हैं। ये बहुत बड़ा कर रहे हैं। 16 नायब सदूर हैं नून लीग के पास, 16, उनमें एक मरीम साहब हैं और जो सीनियर नायब सदर हो सब हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं। कोई तो उनके पास ऐसी सलाहियत यकीनन है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी होना ये सबसे बड़ा एजाज़ है। और उसके बाद आप आगे देखिएगा, मैं तो ये गुजारिश कर सकता हूँ, आगे भी उन्होंने नस्ल तैयार की हुई है, सारे उनके पीछे खड़े होंगे, उनको और किसी डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लगारी साहब, इल्ज़ामात लग रहे हैं अभी से, आप देखिए तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी प्री पोल रिगिंग हो रही है, वो लिखकर भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हो गया है। बड़ी दिलचस्प वजाहत आई है और उसमें एक जुमला मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमजा और मरियम से छुप कर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, सियासतदान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने आते हैं। अब वो तरदीद नहीं कर रहे। और साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन सिंध में पीपल्स पार्टी की बी टीम बन चुका है। तो यहाँ तो जो आप कहते हैं कभी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, यानी जहाँ जिसका जोर चलता है, सिंध में पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम है, पंजाब में नून लीग पर इल्ज़ाम है, हर तरफ इल्ज़ामात है, तो फिर ये इलेक्शन कौन मानेगा? अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, ये इलेक्शन कमीशन जनाब इमरान खान साहब का बनाया हुआ लाया हुआ है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बाद वो बात करें। सिकंदर सुल्तान इनके लाए हुए हैं और इनने इनकी तारीफ में वो नगमे सुनाए थे, चूँकि ज़ाहिर है आप दिखा नहीं सकते हैं वो कि जनाब वो निकाले जाएँ, इमरान खान के क्लिप्स निकाल कर दिखाएँगे जिसमें वो कह रहे हैं कि कैसा ईमानदार, कैसा शानदार, कैसा बेहतरीन बासलाहियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो लाए हैं, इनकी तारीफ करते रहे। अच्छा, अब ये नई मुहिम पर निकले हैं। पहली बात ये मवाजना जो हो रहा था, मैं अब भी ये समझता हूँ कि मरीम नवाज़ सलाहियत में, काबिलियत में ये हो गई थी और वो कहते हैं ना ज़ुबान फिसल जाती है, फिसल गई होगी और इस तरह से बड़े बड़े लोगों की होती है और रोज़ाना हम उनका मजाक भी उड़ाया करते हैं कि यार देखो इनको इतनी बात करनी नहीं आती है। तो इमरान खान से 12 ये ज़्यादा रहीन है। इमरान खान से मुझे उनसे इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो, मेरा इमरान खान से भी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन ये खातून इमरान खान से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा ज़हीन हैं, ज़्यादा जानने वाली हैं, उनका ज़्यादा तजर्बा है, मतलब उन्होंने सब चीज़ें ज़्यादा करीब से देखी हैं। इमरान खान साहब वो छक्के मारते हुए आए और बॉलिंग करते हुए और न्यूट्रल के चक्कर में रहे और एम्पायर की उंगलियां उठाने के चक्कर में रहे। उनको क्या रहा है उस वक्त इनको नज़र नहीं आ रहा था जब ये कहते कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, एम्पायर उंगली उठाने वाला है। और जब ये सारी चीज़ें खुल कर आ गई थी, जब वज़ीर आज़म के सामने अब बात खुल गई है ना यार, इमरान जब नवाज शरीफ के सामने जनरल ज़हीरुल इस्लाम की रिकॉर्डिंग लाकर सामने रखी गई कि किस तरह से वो प्लान बना रहे थे हुकूमत को हटाने के लिए, अब वो ज़हीरुल इस्लाम नारे लगाकर वो इमरान खान का झंडा लगाकर जो है वो तकरीरें कर रहे हैं, तो ये तो सूरत हाल सामने आ गई ना यार। अच्छा, ये चीज़ें सारी की सारी सामने हैं। हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को हाल तक पहुंचाया वो एक तरफ हो गए। क्या तरीकाकारों के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम सब माने? अभी आपने देखा कि जब बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतती है तो मौलाना फजलुर रहमान हो, MKM हो, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी अगला मरहला होना है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के, वो लगा रहे हैं कि जी बी टीम बना हुआ है ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त पीपल्स पार्टी के, तो वहाँ भी इल्ज़ामात हैं।
तो किस तरह क्या मैकेनिज्म हो कि माना जाए कि जनाब इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मौजूदा हुकूमत भी निकलती थी। करना चाहिए सर, ब्रेक का वक्त इलेक्शन कमीशन को तमाम जी फरमाएं। इलेक्शन कमीशन को तमाम पार्टियों के खदशात दूर करने चाहिए। ठीक। और इलेक्शन कमीशन हमेशा किसी ना किसी के जेरे असर रहा है, सियासी लोगों के कम, इस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा। कौन कहां पर किस हल्के में क्या फैसला करता है ये हमें मालूम है। जब ये जनरल परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम और जनरल परवेज मुशर्रफ के बलदियाती इलेक्शन हुए थे, हमें मालूम है कि किस तरह से लोगों को कह दिया गया, जो जीत गए थे उनको कहा गया था कि तुम हार गए हो, और जो हार गए थे उनको घर से बुलाकर कहा गया था तुम जीत गए हो। ये चीजें हमारे सामने हुई हैं भाई साहब। सही है। ब्रेक मेरे लिए ये कोई अनोखी बात नहीं है। लगारी साहब, ब्रेक का वक्त तकरीबन 1 मिनट बाकी है। इसी पर नूर आरफीन, आपकी राय भी, किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं? हर तरफ से इल्जामात हैं। मेरे हिसाब से तो इलेक्शन होने नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे कहें 1 मिनट में तो मैं यही कह सकता हूँ, इलेक्शन होने नहीं चाहिए भाई। पाकिस्तान को ट्रू डिक्टेटरशिप की तरफ धकेल दो, अल्लाह रसूल का वास्ता। ये पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप से बेहतर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है भाई। मैं बहुत ज़्यादा दूर की तो नहीं कौड़ी ला सकता इतनी मुख्तसर से वक्त में, लेकिन मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में तरक्की का जो दर खुलते देखा, अब उसकी 50 रीज़न्स हैं, अब उसके 500 रीज़न्स हैं। और वो तमाम इंटेलेक्चुअल जिनको इस वक्त जमहूरियत में आफियत नज़र आती है, उनको ये पता होना चाहिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ और आजकल के दौर का कोई मवाजना किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में नहीं है। मगर एक जुमला कहूंगा, नहीं देखिए ना, आइन एक बना है, एक डॉक्यूमेंट है। मुशर्रफ ने मुल्क की तबाही की बुनियाद रखी। आइन मैं ये कहता हूं आइन का 1 मिनट सर, आइन की भाई, परवेज मुशर्रफ के लिए आइन अपना है, इमरान खान के लिए आइन अपना है। इमरान खान ने आइन तोड़ दिया, अभी लगारी साहब कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगाओ, आपको एतराज है, आप कह रहे हैं मत लगाओ। कौन सा आइन? उसामा गाजी का, नजीर लगारी का, नूरुल आरफीन का? कौन से वाले आइन की बात कर रहे हो? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं है। इसी तरह से आइन एक ही है, लेकिन आइन की जो शक्ल आप मुझे दिखा रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं उसके ऊपर यकीन कर लूंगा? जो नजीर लगारी साहब मुझे आइन की इंटरप्रिटेशन करेंगे मैं उसको मान लूंगा? नहीं भाई, नहीं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेगी मैं उसको मान लूंगा जी। ये मैं कह रहा हूँ। कोर्ट की कहती है जी आर्टिकल 6 लगाएं, तो ठीक है, अभी लगाए। उस पर इतराज़ जरूर उठाया जा सकता है, जाकर गुजारिश की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है, इजाफी नोट है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे जनाब, आखिरकार रिलीफ की खबरें हैं और वज़ीर-ए-आज़म खुद इसका ऐलान करेंगे। पेट्रोल की कीमत में कमी का कहा जा रहा है, IMF से मुज़ाकरात भी कामयाब हो गए हैं। कब मिलने वाले हैं डॉलर? ब्रेक के बाद। अब पता चला। आखिरकार जब से हुकूमत आई, एक रिलीफ की खबर तो आ रही है। पेट्रोल सस्ता होने वाला है, कितना होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई 150 रुपये लीटर पर पेट्रोल था, और उस वक्त तकरीबन 130 से भी शायद ज़्यादा डॉलर पर बैरल पर तेल था। अब ये 90 की यानी उसमें चल रहा है, 93-95 इतना पहुंच चुका है। तो उस लिहाज से तो इसको 150 से भी नीचे आना चाहिए, लेकिन ये मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाना चाह रहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए पिछले 3 हफ्तों में $24 फी बैरल तेल की कीमत नीचे आई है, तो उस लिहाज से कम अज़ कम मौजूदा कीमत को अगर हम देखें तो कम अज़ कम 50 रुपये कमी हो सकती है आसानी से। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब कर पाएंगे? इसकी इजाज़त IMF से मिली है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। IMF से प्रोग्राम तय पा गया है, अगस्त में कहा जा रहा है, अगस्त में पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। अब अप्रूवल एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने देनी है, लेकिन उस वक्त तक भी और उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखी जाएगी, जिनमें यह कि जी डॉलर को हम कोई रोकेंगे नहीं, जहां मर्जी जाता रहे, और शरह सूद हम मॉनेटरी पॉलिसी पर नज़र रखेंगे। शरह सूद पहले ही हम बढ़ा चुके हैं। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। बजट खजारे को महदूद रखने के लिए यकीन दहानी है, यानी सूबे डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जनाब करप्शन कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर असासे ज़ाहिर करने पर काम हो रहा है, जिनमें 17 से 22 ग्रेड के अफसरान के असासे भी कहा जा रहा है जी ज़ाहिर किए जाएँ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर, कोई भी वो देख सके। हुकूमत पाकिस्तान नैब समेत एंटी करप्शन इदारों की असर अंगेज़ी बेहतर करने के काम करें। नैब भी और एंटी करप्शन इदारे भी, यानी वो भी कोई इतने अच्छे काम नहीं कर रहे, और पाकिस्तान को इजाफी इक़दामात के लिए भी तैयार रहना होगा। लगारी साहब, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लगती है कि एक तरफ हमें इजाज़त मिल गई है कि चलें पेट्रोल कुछ सस्ता कर लें, लेकिन साथ अभी और बहुत कुछ करना होगा। एक बात तो ये तय है कि नैब का इदारा है या FIA है या एंटी करप्शन है, ये तमाम इदारे करप्शन को फ़रोग़ देने के लिए बनाए गए हैं। और आप अगर पिछले
10 साल का रिकॉर्ड देखें नैब का कि नैब में जो लोग मुलाजमत करते रहे हैं उनके एहसासों में कितना इजाफा हुआ है, तो आपके होश उड़ जाएंगे, देखेंगे कि जनाब किस तरह से उनकी ज़िंदगी में और उनकी लग्जरीज़ में कैसे इजाफा हुआ है। हम यहाँ पर सिंध में जो लोग थे नैब के मुलाजमिन, वो किस तरह लोगों को बुलाते थे और किस तरह से उनके साथ तर्ज अमल रखते थे और किस तरह उन्हें धमकियाँ देते थे, किस तरह उन्हें जो है वो अंजाम के ऐसे लोगों को जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये लोग बेचारे बहुत ही एक आप उनको ईमानदार कह सकते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते थे। और जो लोग वाकई करप्ट थे, जिन लोगों ने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए हुए थे, उनके साथ उनकी यारियां होती थी, उनके साथ बैठकर शाम को मीटिंगें होती थी, शाम को जो पार्टियां होती थी, ये सब कुछ करते रहे। तो करप्शन के महकमे हमारे सारे के सारे, चाहे वो किसी का भी दौर हो, किसी की भी हुकूमत हो, उनकी ओवरहॉलिंग होनी चाहिए और उनको इस तरह से। और जो चेयरमैन नैब जो है वो खातून के जो तैयबा गुल का बयान पढ़ा है, मैं अभी तक अपने आप को शदीद नदामत महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसी रियासत का शहरी हूँ जिसका एहतसाब के इदारे का सरबराह इस तरह से गुफ्तगू करता है, इस तरह से बातें करता है। हमने तो वो बातें सुनी भी और देखी भी थी कि किस तरह की वो बातें वो क्या करता था। और हमने बहुत से FIA के सरबराहान को जानते हैं, बहुत से ऐसे FIA में लोग रहे हैं जो बड़े पारसा थे, बड़े नेक थे, लेकिन बाद में उनके किस्से खुले तो पता चला कि जनाब ये क्या था। हमने एंटी करप्शन के देखें, एंटी करप्शन का नाम होना चाहिए करप्शन प्रमोशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और उसका नाम इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो। ये तो बात सही है जी। अगर IMF को ये एतराज़ है तो बजाय एतराज़ है कि पाकिस्तान में इदारा जाती करप्शन, भाई एजुकेशन तक में करप्शन है, यहाँ पर है, पंजाब में है, और उसका आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से करप्शन होती है। ट्रांसफर पोस्टिंग में करप्शन है। अब आपने ट्रांसफर पोस्टिंग किसी और के हवाले कर दी है कि वो निगरानी करेंगे तो फिर वहां से चली जाएगी। आप देखेंगे कि किस तरह से मुल्क में करप्शन को जी मौजूदा नैब का सेटअप इन्हीं जो अब हुकूमत में है इन्होंने मिलकर बनाया था, चाहे एक हुकूमत एक अपोजिशन थी, लेकिन अब देखते हैं अब इसमें किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं IMF के कहने पर। नूर आरफीन, आपको लग रहा है पेट्रोल कोई 50 रुपये तक कम हो जाएगा, या वैसे खबरें 20-25 रुपए की, अगर इतना भी कम हो जाए तो कुछ लोगों को तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन महंगाई कम होती ओवरऑल नज़र नहीं आती, पेट्रोल पे सिर्फ फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी तो गैस बिजली हर चीज़ पहले ही महंगी हो गई है, और डॉलर जो है वो भी कोई ख़ास नीचे नहीं आने वाला, 200 से नीचे तो नहीं आता नज़र आ रहा। पेट्रोल, मुख्तसर जवाब ये कि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया गया है कि अब अगर इसकी कीमत 50 रुपये कम हो भी जाए अगर आपके दिए हुए नज़रिए के मुताबिक, तो भी कोई ख़ास रिलीफ पड़ेगा नहीं। लेकिन मैं इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ, मुझे पता है कि 10, 15, 20, 25 हार्डली, इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। और ये IMF की जो मज़ीद शराइत हैं जिस पर हम खुश भी हैं कि वरना तो खुदा न खास्ता कहा जाए डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, तो ये सारी हम पूरी कर पाएंगे या फिर हम IMF के पास जा रहे होंगे? बात यह है कि जब शहबाज शरीफ ने कहा था बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो पूरी कौम को और ये मीडिया के एक सेगमेंट को बहुत बुरा लग गया था। फ़ौरन जाकर के इमरान खान के शाना बशाना खड़े हो गए थे। क्यों? उसने कौन सी गलत बात कही थी? सही तो कहा था। मैं शहबाज शरीफ का कोई मामा नहीं हूँ, ना ही मैं उनको पसंद करता हूँ किसी भी एतबार से, लेकिन बात अल्लाह मियाँ ने उनके मुँह से बिल्कुल दुरुस्त निकलवा दी थी। अभी ये जो एंटी करप्शन और फलाना और ढिकाना की ये जो सब बातें हो रही हैं, ये सुन करके आपको कुछ महसूस नहीं होता? IMF अगर आपके लोगों को वहाँ अपनी सरजमीन पर उतरने भी देता है तो भी उसका बहुत बड़ा एहसान है आप पर। ईमानदारी की बात है, मिन हैसुल कौम हम इस लायक नहीं है कि कोई हमें मुँह लगाए। आपके बड़े बड़े उमरा, आपके बड़े बड़े रूसा, अगर IMF आपको नहीं कहेगा कि आपके यहाँ ये करप्शन हो रही है, फलां जगहों पे फलां ग्रेड के अफसरान अपना मुंह काला कर रहे हैं, तो आप मानेंगे? मानना तो आपने वैसे भी नहीं है IMF की। आपके यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमरान खान के दौरे हुकूमत में ग्रेड क्लास 1 अफसर, उनकी बीवी बच्चों के नाम मौजूद थे नहीं थे? इमरान खान के दौर में कितने नाम पकड़े गए थे? और उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि अब इनको जो है वो हम एहतसाब के प्रोसेस से गुजारेंगे, गुजार लिया। दूसरी हुकूमत आ गई, उसके बाद भी सुनी थी कि काफ़ी सारे लोगों के इसी किस्म के इन्वर्टेड कॉमास में मुस्तहिकीन के नाम दोबारा उसमें चढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। क्या कर लिया आपने? IMF आपको लिख करके देता रहेगा, आप उसको अवॉइड करते रहेंगे, और उसके बाद अभी जितनी तजलील आपकी कौमी तौर पर हुई है, उसके बाद अगली दफ़ा ज़रा जाइए तो उससे ज़्यादा आपकी तवाज़ो होगी। मुझे तो इसमें कोई हैरानी नहीं हो रही। अगर IMF आपको नहीं बताए
तो मुझे हैरत है। अच्छा, अभी मेरी इकोनॉमिक एक्सपर्ट से आज बात भी हो रही थी इसी हवाले से। लगारी साहब वो तो कह रहे थे कि हालात कोई अच्छे नहीं हैं और ये शराइत IMF की बढ़ती चली जा रही हैं, अब जब जाना होगा तो इससे भी ज़्यादा तस्लील होगी और ऐसे हालात नहीं हैं कि तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़्यादा तो हमें सिर्फ अगले 1 साल में चाहिए, हमने वापस करने हैं कर्ज़ वगैरह की मद में। और उसमें फिर बड़ी बात है कि अगर शहबाज शरीफ साहब 15-20 रुपये भी कम करते हैं तो रिलीफ तो फिर होगा और शायद ज़िमनी इलेक्शन पर इसका बराह रास्त असर हो और उनकी जो पोजीशन कमज़ोर नज़र आ रही थी वो अचानक इस एक ऐलान से बदल जाए। नहीं, कमज़ोर पोजीशन का तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ना। हमें ना इमरान खान के सुरखाब के पर नज़र आ रहे हैं, ना इनके सुरखाब के पर नज़र आ रहे हैं। हमें इमरान खान की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो वोटर को अपनी तरफ खींच सके। मजमा है, ये मजमा हर जगह नज़र आता है। ये क्राउड जो है इस तरह का भी वो भी ले रही हैं, बड़ा क्राउड ले रही हैं और ये भी ले रहे हैं। मेरे ख्याल में कैमरे और कैमरे के एंगल का कोई फ़र्क हो सकता है किसी न किसी जगह पर, और हर किसी का अपना एंगल भी हो सकता है, लेकिन वो भी बड़ा क्राउड ले रही हैं। तो इस बात में कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि मैंने जब PTI के बहुत क्लोज़ लोगों से पूछा है तो वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर वो लूज़ कर रहे हैं। इस बात को हम छोड़ देते हैं। ये जो महंगाई 2 गुना हो गई पिछले 3 महीने में, इसका कोई तो इम्पैक्ट आएगा। वो किसकी तरफ जाएंगे? वो कहीं वोट नहीं करेंगे। महंगाई का बुरे हैं, पाकिस्तान में हालिया महंगाई का बानी, पाकिस्तान में हालिया महंगाई का बानी जनाब इमरान खान है। इमरान खान ने हालिया महंगाई में अदरक को 600 रुपये तक पहुँचा दिया था और हम सोच भी नहीं सकते थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी महंगाई का जो है रिकॉर्ड कायम हुआ है और इन्होंने आकर उससे ज़्यादा अपनी कारकर्दगी दिखाई और ज़्यादा महंगाई की है। महंगाई के लिए क्या है? आपके पास क्या चीज़ है? मद्दात क्या हैं जिससे आप आमदनी करते हैं? आपके पास कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, आपके पास बिजनेस तो है नहीं, आपके पास एक्सपोर्ट तो है नहीं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको आपके पास क्या चीज़ है? आप क्या चीज़ दुनिया को सेल क्या करेंगे, बेचेंगे क्या? आपके पास रह गया 4-5 मद्दात हैं। बिजली के बिल बढ़ा दो, टेलीफोन के बिल बढ़ा दो, आप जो है इसके अपना ये आप इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल, इसके बिल बढ़ा दो, डीजल के बिल बढ़ा दो, मिट्टी का तेल आम आदमी इस्तेमाल करता है उसके बिल बढ़ा दो। इन चीज़ों के आप बिल बढ़ाते रहते हैं और लोगों को जो है उनकी खाल खींचते रहते हैं और खाल खींच कर उन्हीं के हाथ में थमा देते हैं। ये आपका और ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था। यार एक ज़माना तो बहरहाल ऐसा आया था जब खान साहब के पास मौका था कि वो कुछ ज़ख़ीरा कर लेते और लोगों को फ़ायदा देते। उन्होंने तो सिर्फ 15 दिन के लिए 117 से नीचे लाकर 73 पर लाया, फिर अगले एक 15 दिन और गुजार कर फिर वो 100 से ऊपर चले गए थे। एक रात में 30-30 अरब रुपए के लोगों को टीके लगाए गए। ये हुआ है ना, इस मुल्क में हुआ है और ये भी कर रहे हैं आकर। तो अपनी इन्होंने क्या करना है? मसला यह है कि सब अपनी जो जायदादें हैं उनको महफूज रखना है, बैरून मुल्क मौजूद जायदादों की हिफाजत करनी है और अपनी औलाद को, लेकिन सब कुछ काम नहीं आता भाई। अच्छा चलें, गोटाबाया राजा पाक से पिछली रात को रात के 3 बजे मुल्क से फरार हुआ और फरार होने के बाद रात भर बैठा रहा एयरपोर्ट पर। मैंने माले एयरपोर्ट भी देखा है, कोलंबो एयरपोर्ट भी देखा है। माले एयरपोर्ट में जाकर वो जहां बिल्कुल हमारे हुक्मरानों को ये इबरत, लेकिन कहाँ को करता है। माल तो मुसलसल बनाया जा रहा है। अब कम से कम यह कि जी IMF से मुआहदा हो गया, हम वो श्रीलंका की सूरत हाल से बच जाएंगे, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में कोई खुशहाली हमें नज़र नहीं आने वाली इस मुआहदे के बाद। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे अमरीकी सदर की कि जब वो सदारती उम्मीदवार थे तो इंसानी हुकूक की बड़ी बात करते थे, लेकिन एक लगारी सब पे भारी में बात करेंगे अब क्या हो गया है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अमेरिका आज भी सुपर पावर कहलाता है और कई ममालिक पर पाबंदियां लगाता है जी। इंसानी हुकूक की वहाँ पर पामाली हो रही है और हर वक्त उसके रडार पर ममालिक रहते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है। और अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन जब सदारती उम्मीदवार थे, कैंपेन चला रहे थे, तो इंसानी हुकूक की बहुत ज़्यादा बात करते थे। लेकिन लगारी साहब अब सदर बनने के बाद कुछ पैमाने बदल गए हैं। अमेरिकी सदर मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं और गुज़श्ता रोज़ इसराइल पहुँचे हैं और इसराइल में एक साया उनके ताक़ुब में है। वो शीरीन अबू आकिला का साया है, जिनको 2 माह पहले शहीद कर दिया गया रिपोर्टिंग करते हुए, और एक वाक़े की, एक इसराइली बदमाशी की, एक इसराइली दरिंदगी की और इसराइली वहशत की रिपोर्टिंग करते हुए शीरीन अबू आकिला को शहीद किया गया। वो 51 साल की उम्र में 11 मई 2022 को इसराइली फ़ौज कार्रवाई कर रही थी जिनाइन के इलाके में। ये गरब उर्दून का एक इलाका है, वहाँ पर कार्रवाई कर रही थी
और उन्होंने एक बुनियान पहन रखी थी जिस पर बड़े जली हरूफ में लिखा हुआ था PRESS, जिसमें उनका प्रेस से वाबस्ता होने का आप ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये उनकी वो फुटेज नहीं है बहरहाल, लेकिन वो थी कि वो अपना उन्होंने बुनियान पहन रखी थी जिस पर जली हरूफ में लिखा हुआ था कि उनका ताल्लुक प्रेस से है। वो जिनाइन में पनाह गज़ीनों के कैंप पर इस्राइली फ़ौज ने चढ़ाई की और उस चढ़ाई के दौरान जिस तरह के वाक़यात होते हैं, जिस तरह के इंसानी अलमिये जन्म लेते हैं, वो उन इंसानी अलमियों का हम हर रोज़ मुशाहिदा भी करते हैं और आए रोज़ हम देखते रहते हैं कि किस तरह इस्राइली फ़ौज वहाँ पर रिफ्यूजीज़ कैंप पर चढ़ाई करती है, पनाह गुज़ीनों के कैंप में खून रेजी करती है, कत्लेआम करती है, बेदर्दी से करती है और उनका पूरे का पूरा जो भी वाक़यात होते हैं वो आलमी बरादरी उसको देखती भी है। तो वो भी इसको कवर कर रही थी और कवर करते हुए उनको टारगेट किया गया और टारगेट इस्राएली फ़ौज ने किया। इस्राएली जो इनको वो कहते हैं कि वो इस्राएली दिफाई फ़ौज ने किया। हमें पता नहीं है कि वो किस चीज़ का दिफाई फ़ौज है, यानी उस पर हमला कहाँ से हो रहा है, कौन से अरब मुल्क ने उस पर हमला किया, कौन सी फ़लस्तीनी लोगों ने उन पर हमला किया। अब तो फ़लस्तीनियों ने अपनी रियासत की एक अथॉरिटी के तौर पर बेचारों ने वो संभालने के बावजूद भी वो जो कार्रवाइयाँ होती थी जो लैला खालिद ने की थी या और किया करते थे, वो तो सारी कार्रवाइयाँ भी रोक दी हैं। और गरब उर्दन के इस कैंप में अल जज़ीरा और फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी है AFP के एक फ़ोटो जर्नलिस्ट ने और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि शीरी अबू आकिला को इस्राएली फ़ौज ने टारगेट करके शहीद किया है। ये 3 शहादतें इब्तदाई शहादतें थीं जी। और उसके बाद इस्राएली फ़ौज पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि वो फ़लस्तीनियों को भी कत्ल करती है और उसने जो है इस खातून सहाफ़ी को भी कत्ल किया है। 13 मई को इस्राएली फ़ौज ने कहा मुमकिन है कि शीरी इस्राएली फ़ौज की फारिग से मारी गई हूँ, यानी ये इस्राएली फ़ौज का खुद अपना बयान था 2 रोज़ के बाद, वाक़े के 2 रोज़ बाद उसने मान लिया जी। उसके बाद जो है अमरीकी खबर रसां एजेंसी AP, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट ने आज़ादाना राय दी कि इस्राएली फ़ौज ने उसकी फायरिंग हुई और शीरी उसकी जद में आकर जो है वो शहीद हुई, लेकिन उनका ये भी कहना था कि टारगेट फायरिंग थी। और CNN का कहना था कि इस्राएली फ़ौज शीरी अबू आकिला को निशाना बांध कर उसने शहीद किया है, यानी इसको टारगेट किलिंग ही कहा गया है। सही। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने कहा कि अबू आकिला इस्राएली फ़ौज की गोली लगने से जाँ बहक हुई। अब अक़वाम मुत्तहिदा की शहादत भी आ गई जी। अब अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने बीच में एक नुक्ता निकाला है। अच्छा। और नुक्ता ये निकाला है और उसने अपने मौक़िफ़ से नज़र थाने की जो पहले कर चुके थे, अब ये कह रहे हैं जी कि शीरी इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से जाँ बहक हुई और ये कह चुके थे। अब ये कह रहे हैं कि अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा का ये कहना सामने आया है कि इस बात पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि शीरी को जानबूझकर कत्ल किया गया। यानी अब इनको ये मसला खड़ा हो गया कि अच्छा ये जानबूझकर, यानी गोली मारी गई है, जानबूझकर मारी गई। सारे के सारे मीडिया के आउटलेट्स कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग हुई है, बिल्कुल टारगेट करके उनको शहीद किया। उन्होंने बाकायदा प्रेस की जैकेट पहनी हुई थी, उसके बावजूद ये कि जी ये फ़लस्तीनियों पर हमला जुल्म ना दिखाएं, एक दहशत फैलानी थी। और ये देखिए इसराइल का एक और जुल्म, सब खामोश है। लाखों अफराद उसमें शरीक हुए, उस पर भी तशद्दुद किया गया था, फौज ने फायरिंग की। और सही, बिल्कुल जनाजे के मनाजिर भी हमने देखे थे कि किस तरह वहाँ पर भी लोगों पर तशद्दुद किया गया था। और उस पर आप देखिए कि ये इंसानी हकूक़ की बात करते हैं अमेरिकी सदर और वहाँ जाकर उस पर बिल्कुल खामोशी है, बल्कि बयान ही बदल लेते हैं। आरफीन नामा, आरफीन कराची के हालात की अगर बात करें तो फिर बारिश की इतलात हैं, अल्लाह करे कि हालात कुछ बेहतर हों, लेकिन सियासी हालात में एक बड़ी एंट्री होती है और उसके बाद एग्ज़िट भी हो जाता है और सब कुछ अचानक और कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। नहीं, सब कुछ अचानक तो नहीं था। पिछली दफ़ा मैं आपको बता चुका था कि चूंकि हमारे यहाँ की अदलिया आज़ाद है, इसलिए आप इंशाअल्लाह ताला बाबर गौरी को ज़मानत मिलते भी देखेंगे। और अल्लाह का बड़ा शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बिल्कुल शर्मिंदा और शर्मसार होने का मौका नहीं दिया। अदलिया पर मेरा एतमाद मज़ीद बहाल हो गया है। बाबर गौरी आया भी चला भी गया। आज़ादी अदलिया जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप ये देखिए कि कराची पुलिस कितनी शफीक माँ की तरह साबित हुई है। कराची पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलजिम बाबर गौरी से तफ्तीश की गई। मुलजिम को मुताद्दिद अमराज लाहक हैं, जिनमें
शुगर, ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब और मुलजिम के गुर्दे भी जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, लिहाजा इसे ज़मानत दी जाए। आपको ये याद होगा कि ये वही पुलिस है जिसका हराम खाए बगैर गुजारा नहीं होता। 90% पुलिस, मैं इखलाक के हवाले से बात कर रहा हूँ, हुस्न ज़न रखते हुए बात कर रहा हूँ, तो 90% पुलिस को मैं करप्ट, चोर और डाकू बता रहा हूँ, वरना ये कम से कम 98% तो है। ये पुलिस आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसने बाबर गौरी से इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी, इसने बाबर गौरी को गोद लिया था और उसको स्कूल में एडमिशन कराने जा रही थी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कराची पुलिस की औकात क्या है, कराची पुलिस के आईजी की औकात क्या है, जिसको खुद अगवा होने से कोई नहीं बचा पाता। ये लोग छालिया के कंटेनर वुज़रा के और अपने निकलवाने के पीछे लगे रहते हैं, तक्कड़ करते रहते हैं। ये कराची पुलिस बाबर गौरी को कह रही है अदालत से कि ये बहुत ही मासूम बीबा बच्चा है, इसकी पुरानी करतूतों से सरफ नज़र करते हुए आप इसको ज़मानत दे दें। अदालत ने भी आओ देखा न था, उन्होंने ज़ाहिर है कि जो ग्राउंड पे सिचुएशन देखी उसके बाद फिर उसको ज़मानत दी गई। बाबर गौरी रिहाई मिलते ही दुबई रवाना हो गया। एक 2 पैसे के अखबार में बाकायदा जली रूप में इसकी खबरें भी शाया हुई। उस अखबार ने 1 हफ्ते पहले यह दावा किया था कि बाबर गौरी रिहाई भी पाएगा और दोबारा मुल्क से बाहर भी जाएगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया था कि जिस तरह से टेम्परेचर चेक करने के लिए एक मरतबा हैदर अब्बास रिजवी को मुल्क से बुला करके और वापस भेजा गया और उसके बाद इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर बहुत सारी सिफारती मामलात को इस्तेमाल करके हैदर अब्बास रिजवी को कराची में दोबारा गुलशन इकबाल में ला करके और बिठा दिया गया है। शर्त सिर्फ ये ली गई है उनसे कि आपने एक एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करनी है। बाबर गौरी के साथ इससे भी ज्यादा उसने सलूक किया गया है। बाबर गौरी रिहाई पाते ही दुबई चले गए अपनी अहलिया के साथ और बताया यह गया है कि बाबर गौरी को वहां इशरतुल इबाद एंड कंपनी के पास भिजवाया गया है और उनको टास्क ये दिया गया है कि ये मुत्तहदा जो आजकल 18 फिरकों में बटी हुई है, इसको किसी तरह से लूली लंगड़ी मुत्तहदा को इसमें जिंदगी डाली जाए, इसमें जान डाली जाए ताकि सिंध में पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ी जा सके। इरादा अच्छा है, खुशाइंद है, क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन आप एक मरतबा फिर उन्हीं आदि मुजरिमों और चोरों का कंधा इस्तेमाल करके कराची वालों को, सिंध वालों को पीपल्स पार्टी के जुल्म सितम से निजात दिलाने चले हैं। तो ये कैसी रिहाई है, ये कैसी असीरी है। बताया गया है इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बाबर गौरी की गिरफ्तारी और रिहाई 2 सियासी तंजीमों के दरमियान किया जाने वाला एक मुआहिदा था जो बाबर गौरी के पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देने से पहले ही तय पा गया था। अब आपको समझ में आ रहा है कि कौमी मफाद क्या होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि बाबर गौरी को बगैर हथकड़ी लगाए मोबाइल से क्यों उतार करके और बाकायदा इंटरव्यू तकरीबन इनका लेते हुए इनको क्यों अदालत में जाने दिया गया, किस तरह से इनकी रिहाई के दीगर मामलात भी तय पाए। बताया गया है कि रिहाई से कबली बाबर गौरी ने मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के ओहदेदारान से राब्ते शुरू कर रखे थे, जिसकी मॉनिटरिंग कौमी सलामती के इदारे भी कर रहे हैं। असल शिकवा कौमी सलामती के इन इदारों से है जो बकौल फवाद चौधरी बंद कमरों में बैठ करके फैसले करते हैं कि तू अच्छा तू बुरा, तू ए कंपनी का और तू बी कंपनी का। यह तजुर्बा कितनी मरतबा किया गया है, यह तजुर्बा कितनी मरतबा नाकाम हुआ है और एक मरतबा फिर कौमी मफाद की इसी चक्की में कराची वालों को पीसा जा रहा है। एक मरतबा फिर उन्हीं लोगों को जिनसे रॉ के ताल्लुकात थे, जो जिनापुर भी बनाने वाले थे इन्हीं एजेंसियों के दावों के मुताबिक, जो पाकिस्तान दोस्त नहीं थे, जिनके इंडिया में रवाबित भी थे, जिनके इंडिया में ट्रेनिंग कैंप्स भी थे, ये किसी कराची वाटर बोर्ड ने, ये किसी वापडा ने, ये किसी केएमसी का क्लेम नहीं था। बाकायदा वर्दी पहने हुए एक आदमी आता था और आपको स्क्रीन पे बैठ के बताता था कि ये है वो बदबख्त जो हमने वहां से पकड़ा, इसने 250 मार दिए, इसने 500 मारे, इसके इंडिया में ये ताल्लुकात थे, इसको इसराइल से ऑपरेट किया जा रहा था। और उसके बाद कहा जा रहा है वो सब इल्जामात गलत थे और ये शायद नजरिया ज़रूरत या आप कौमी मफाद जिसको कह रहे हैं। लेकिन साथ ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है कि कराची में मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है, तो अभी ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में लगता है जारी रहेगा। अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।